हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज की क्लास में ना हम देखने वाले हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण को। ठीक है, बिहार बजट हमने कंप्लीट कर लिया और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको रिवाइज करके आप लोग आए थे। तो कल की क्लास में आप लोगों ने उसका आंसर भी बहुत सही सही किया था, तो काफ़ी अच्छा था आप लोग का परफॉर्मेंस। अब हम करेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। इस वीक में ना हम भारत के भी बजट को ख़त्म करने वाले हैं और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भी ख़त्म करने वाले हैं, ताकि आपका जो इकोनॉमिक्स का जो मेन टॉपिक होता है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को। तो ये कब पेश किया जाता है? तो ना ये बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, तो इसको कब पेश किया गया? 27 फरवरी 2023 को। किसने पेश किया इसको? तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा इसको पेश किया गया था। और ये जो इस बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है वो 17वां आर्थिक सर्वेक्षण है। जो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो अपने आप में एक एक क्वेश्चन है, तो इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा आप लोग। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण इस बार आया है ये कुल कितने अध्यायों में बटा है? तो ये कुल 14 अध्यायों में बटा हुआ है। ठीक है, हम बिहार बजट को देखे थे तो वो कितने पार्ट में था? तो वो 10 पार्ट में बटा हुआ था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को 14 अध्यायों में बांट के इस बार पेश किया गया है। भारत का देखेंगे तो उसको 7 में करा गया है। तो इस तरीके से हम सब चीज को देखते चलेंगे। तो देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, एक पार्ट में करने से क्या होगा, आपका दिमाग भी हैंग होने लगे क्योंकि डाटा ज्यादा है इसमें। तो देखिएगा, बिहार की अर्थव्यवस्था का एक नजरिया हम देखें तो देश के सभी राज्यों के जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है, इट मीन्स जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, अगर उसको देखोगे तो हमारा बिहार जो है वो 3rd नंबर पे है। तो आप सोचो कि पहले और दूसरे नंबर पे कौन है फिर? तो पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश है और दूसरे नंबर पे कौन है? तो राजस्थान है। अब हम देखते हैं कि वर्ष 2021-22 में बिहार का जीएसडीपी क्या है। ठीक है, जीएसडीपी मैंने लास्ट क्लास में आप लोग को क्लियर किया था ना, किसको जीएसडीपी बोलते हैं। तो अगर हम उसको वर्तमान मूल्य पर देखें तो 675.45 हजार करोड़ रुपए है। कितना है? तो मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, 675.45 करोड़ रुपए है। अगर स्थिर मूल्य पे हम देखें तो 428.06 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन इसका परसेंटेज अब याद रखना क्योंकि पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 10.98%। ठीक है, तो स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी कितना है? तो वो है 10.98। और वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो 675.45 हजार करोड़ रुपया। बिहार का अगर निवल राज्य घरेलू उत्पाद देखें, इट मीन्स एनएसडीपी को देखें हम, तो वो वर्तमान मूल्य पे 614.43 हजार करोड़ रुपए है। कितना है? तो निवल जो राज्य घरेलू उत्पाद है वर्तमान मूल्य पे वो 614.43 हजार करोड़ रुपए है। और स्थिर मूल्य पे कितना है? तो 382.24 हजार करोड़ रुपया। अब स्थिर मूल्य जो है उसका आधार वर्ष क्या है? तो 2011 से 12, इसको याद रखना है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी हम देखिए तो वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो 54,383 रुपए। देखिए, ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन वर्तमान मूल्य वाला याद रखना है। स्थिर मूल्य वाला अगर आप याद कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं भी याद हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्तमान मूल्य का आप याद करके जाना बस। हाँ, 10.98% जो है वो याद करके जाइएगा। तो प्रति व्यक्ति जो है वो वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो 54,383 रुपया जो है वो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी हम देखिए वर्तमान मूल्य पे तो 49,470 रुपये है। कितना है? तो 49,470 रुपये जो है वो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी है। अब देखिए, ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, अगर हम देखें कि जो हमारा इकोनॉमी का सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो उसका देखते हैं कितनी रोल रही है इस बार अर्थव्यवस्था की जीडीपी में। तो आप देखो, प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है वो 21.2% रहा है। पहले हम हिस्सा को देख लेते हैं, बाद में वृद्धि दर को देख लेंगे। द्वितीय क्षेत्र का जो हिस्सा रहा है वो 18.1% रहा है। और तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना रहा है? तो 60.7% रहा है। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा आप लोग कि प्राथमिक क्षेत्र का कितना परसेंट योगदान रहा है इस बार? तो 21.2%। द्वितीय क्षेत्र का कितना रहा है? तो 18.1%। और तृतीय क्षेत्र का कितना रहा है? तो 60.7%।
अगर हम वृद्धि दर को देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में 9.6% की वृद्धि हुई है, द्वितीय क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है और तृतीय क्षेत्र में 13.3% की वृद्धि हुई है। अगर आप इसको देखोगे डाटा को तो आपको पता चल रहा है कि प्राथमिक और तृतीय क्षेत्र का वृद्धि हुआ है इस बार, और द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि उतनी नहीं देखने को मिली है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि वर्ष 2020-21 में अगर किस जिले का जो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी है वो सबसे ज़्यादा है तो किसका रहेगा? पटना का सबसे ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम सबसे कम कहाँ की है? तो शिवहर की है। और पटना शिवहर से 7 टाइम्स ज़्यादा जो है प्रति व्यक्ति आय कहाँ पे है? तो ये आपका पटना में है। सेकेंड हम अध्याय देखेंगे राजकीय वित्त व्यवस्था। तो ये क्या है ना कि इस बारी जो है 2021-22 में 1.92 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है, ठीक है, जिसमें से जो है राजस्व व्यय किया गया है 1.59 करोड़ रुपया और पूंजीगत व्यय कितना किया गया है? तो 0.34। एक भी याद रहेगा तो आपका काम बन जाएगा। तो कितना रुपए इन्होंने खर्च किया है? तो 1.92 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से राजस्व व्यय किया इन्होंने 1.59 और पूंजीगत व्यय किया है 0.34। अगर अब इनसे गवर्नमेंट से पूछोगे कि अच्छा आपने इतने सारे पैसे खर्च किए तो कहाँ किया सबसे ज़्यादा खर्च आपने? तो उन्होंने बताया कि हमने सामाजिक सेवाएं पे सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो फिर सबने पूछा कितने % किया आपने? तो उन्होंने कहा 39.4% उन्होंने जो है सामाजिक सेवाओं पे पैसा खर्च किया। क्योंकि हमारे मन में, हमने बजट में पढ़ा था ना कि रुपया आता है और जाता भी है, तो जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है रुपया? तो सामाजिक वेलफेयर पे जाता है, सामाजिक सर्विस पे जाता है। इस बारी सरकार ने कितना उधार लिया है, उस पे कितना उधार है? तो 40,445 करोड़ रुपया सरकार पे उधार है। और उनके पास ऋण कितना बकाया है? तो उनके पास 2.58 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है वो बकाया है। अगर हम स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क में देखें कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किसने कलेक्ट किया है, कौन सा जिला जो है वो अव्वल नंबर पे है स्टाम्प और निबंध शुल्क को कलेक्ट करने में, तो वो पटना है, ठीक है। पटना के बाद मुजफ्फरपुर, देन मोतिहारी। और सबसे कम किसने किया है? तो शिवहर ने किया है, अरवल ने किया है, फिर शेखपुरा ने किया है। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है कृषि वाला, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। तो अभी हमने देखा कि GSVA में कृषि का कितना रोल रहा है, मतलब प्राथमिक सेक्टर का, तो 21.1% रहा है। 9.6 से इन्होंने वृद्धि किया है। अगर हम 21.1 की वृद्धि दर को देखें कि इनकी भूमिका रही है और इनमें भी कैटेगराइज करें कि इनमें भी सर्वाधिक भूमिका किसका रहा है, तो सर्वाधिक भूमिका लगभग 11.1% भूमिका जो है वो फसल क्षेत्र का रहा है। 15 जिलों में ना मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और 23 जिले में क्या किया जा रहा है? समेकित बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 23 जिलों में कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं। और जैविक पट्टी जो है वो बिहार के 13 जिलों में जैविक पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। अब देखिए बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा बिहार मोबाइल ऐप, ठीक है, बिहार नहीं है ये बिहान है, ठीक है, बिहान मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए बिहान मोबाइल ऐप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना क्या है बिहान मोबाइल ऐप। तो ये जो है ना बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं प्रदान करने के लिए बिहार कृषि विभाग के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब देखिए बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, ठीक है। एक ना देसरी में उन्होंने किया है फलों के लिए, ठीक है, और एक चंडी में सब्जियों के लिए स्टैब्लिशमेंट किया था उन्होंने। कुल खाद्यान्न उत्पादन देखेंगे, लाइक आपका अनाज और दलहन का उत्पादन देखेगा 21-22 में, तो 184.9 लाख टन का जो है इस बार खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कितना हुआ है? तो 184.9 लाख टन। अब देखिए बिहार में ना मक्का और धान की जेनेटिक पहचान करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। तो किस फसल की जेनेटिक पहचान करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है मक्का और धान का। और इस बार आप तिलहनों के बीच में देखोगे कि किसका सर्वाधिक उत्पादन हुआ है, तो इस बार तिलहनों के बीच में अंडी का सर्वाधिक जो है उत्पादन हुआ है।
बिहार की फसल संघनता कितनी है? तो फसल जो डेंसिटी है, क्रॉप डेंसिटी है बिहार की, वो 1.44 है। और सर्वाधिक फसल सघनता आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको शिवहर में देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे कम है तो सघनता ज़्यादा देखने को मिलती है। और सघनता सबसे कम कहाँ देखने को मिलेगा आपको फसल सघनता? तो वो आपको पूर्णिया में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? तो पूर्णिया में। अब हमारा बिहार जो है वो देश में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन करता है। तो भारत में सर्वाधिक मशरूम का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो ये होता है बिहार में, ठीक है। और इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में ये भी पॉइंट था कि हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर जो है, जो जिला, उसने अकेले 40% उत्पादन किया है। किस चीज़ का? तो लीची का। और गायों के दूध में जो अग्रणी जिला है गाय के दूध के उत्पादन में, वो समस्तीपुर है। और भैंस के दूध के उत्पादन में कौन है अव्वल जिला? तो वो है आपका मधुबनी है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक खपत किसकी होती है? तो यूरिया की होती है, ठीक है। तो रासायनिक उर्वरक जो है, हालांकि हम इससे जो है मतलब इससे आगे बढ़ के हम जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बट अभी भी आप देखोगे रासायनिक उर्वरकों में इतनी जल्दी आप किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूशन नहीं लेके आ सकते, उसमें टाइमिंग लगती है। बट हाँ, गिव अप भी नहीं करना चाहिए, हमें कंटिन्यू रहना चाहिए उस चीज़ को सुधार करने में, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ये जो जैविक खेती है वो पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो अभी भी रासायनिक उर्वरकों में देखोगे तो सर्वाधिक खपत किसकी हो रही है? यूरिया की। और बिहार में सर्वाधिक यूरिया की खपत कहाँ होती है? तो पूर्णिया में होता है। अब हम उद्यम क्षेत्र को देखते हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। एक है आपका डेयरी उद्योग और दूसरा है आपका चीनी मिल का उद्योग। बिहार में अभी 11 चीनी मिल है, जिसमें से 9 मिलें चालू है और 2 मिलें बंद पड़ी है। और पता है बिहार में जो इथेनॉल उत्पादन की क्षमता है वो 470,000 लीटर प्रतिदिन हो गई है। और सबसे ज़्यादा इथेनॉल जो है वो उत्पादन कहाँ से होता है? तो हरिनगर चीनी मिल से, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आप बताइए कि बिहार में सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो हरिनगर चीनी मिल से। अब देखिए कि बिहार का सकल राज्य मूल्य वर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है। औद्योगिक क्षेत्र हम किस में पढ़ते हैं? इकोनॉमी के किस सेक्टर में पढ़ते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में पढ़ते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर का कितना रोल रहा है? तो 19.4। बिहार में ना 3 टाइप के रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी, तसर और अंडे, ठीक है। तो मलबरी रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो सहरसा में, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में होता है बिहार के। तसर रेशम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में, मतलब कि साउथ वाले क्षेत्र में होता है बिहार के। और अंडी रेशम का उत्पादन कहाँ होता है? तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में। अब हम आते हैं 5वें अध्याय पे। अपने 5वां अध्याय क्या है हमारा? श्रम, रोजगार और कौशल। अगर हम संपूर्ण बिहार की श्रमिक जनसंख्या अनुपात को देखें तो 14.1% है, ठीक है। ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है? तो 68.8% है। एक नज़र डालना है, इतना भी जरूरी नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता देती हूँ ना ताकि आप एक बार पढ़ लो, आपके माइंड में रहे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारे फैक्ट्स कोशिश करती हूँ कि आपको पता हो जाने चाहिए। देन बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगर हम देखें कि निर्भरता अनुपात बिहार का कैसा है, तो बिहार में ना सर्वाधिक निर्भरता अनुपात है, ठीक है। और सबसे कम निर्भरता अनुपात किस राज्य की है? तो तेलंगाना की है, ठीक है। तेलंगाना सबसे कम जो है वो निर्भरता अनुपात में है। बिहार में ना पासपोर्टों की मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहाँ पे है? तो सीवान में है। और सबसे कम पासपोर्ट की मांग कहाँ पे है? तो शेखपुरा में है, ठीक है। तो इस बात को याद रख रहे हैं। कहाँ पे सर्वाधिक पासपोर्ट की मांग है? किस जिले में? तो सीवान में। और सबसे कम कहाँ पे है? तो शेखपुरा में। अब देखो भौतिक अवसंरचना, ठीक है। 2021-22 की हम बात करें तो देश में जो परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि आपको बिहार में देखने को मिलेगा। मतलब हमारे बिहार ने इसमें उपलब्धि हासिल की है। बिहार में वायु परिवहन में भी वृद्धि दर्ज की गई है। कितना हुआ है? 54.4%। अब देखो
जब वायु परिवहन में वृद्धि दर्ज हुआ है तभी तो हमारे बिहार गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक और एयरपोर्ट बनाते हैं, तो वो बना रहे हैं पूर्णिया में। तो इस तरीके से हमारे बिहार में कितने एयरपोर्ट हो जाएंगे, तो 4 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पे, तो पटना, गया, दरभंगा और अभी पूर्णिया में बनने जा रहा है। सड़क दुर्घटना के मामले में हमारा बिहार जो है वो पूरे भारत में 15वें नंबर पे आता है। और सर्वाधिक सड़क दुर्घटना कहाँ होती है, तो वो होती है तमिलनाडु में। अगर हम सड़क डेंसिटी की बात करें, पथ घनत्व की बात करें, तो हमारा बिहार जो है पथ घनत्व के मामले में तीसरे नंबर पे है देश में। ठीक है, तो आप सोचोगे कि पहला दूसरा भी बता दो हमें कि कौन है, तो पहले नंबर पे केरला है और दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। हमारा बिहार पथ घनत्व के मामले में तीसरे नंबर पे है। और पता है आपको सबसे कम घनत्व कहाँ पे है, पथ घनत्व, वो है छत्तीसगढ़ में। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखना है हमें कि बिहार में ना एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी थी, तो 5977 69,170 किलोमीटर बिहार में एनएच की लंबाई थी। कब तक, तो सितंबर 2022 तक। और सर्वाधिक एनएच की लंबाई कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है कि सर्वाधिक एनएच का, लंबाई नहीं, सर्वाधिक एनएच का निर्माण कहाँ पे हुआ था इस बारी, तो महाराष्ट्र में हुआ था। और हमारे बिहार का एनएच की लंबाई कितनी है सितंबर 2022 तक, तो 59,170 किलोमीटर। और एनएच की सर्वाधिक लंबाई देखोगे आप बिहार में, तो कौन से जिले में है एनएच की सर्वाधिक लंबाई, तो पटना में है। कितना किलोमीटर, तो 506 किलोमीटर। और न्यूनतम लंबाई तो शिवहर में है, ओनली 22 किलोमीटर। राज्य उच्च पथों को देखो, मतलब एसएच की लंबाई देखिए, तो इसका सर्वाधिक क्षेत्र का घनत्व कहाँ पे है, तो केरला में है। और बिहार स्टेट हाईवे के मामले में पूरे भारत में 8वें नंबर पे आता है। नेशनल हाईवे के मामले में 3rd नंबर पे, ठीक है, मतलब पथ घनत्व के मामले पे 3rd नंबर पे, और एसएच की पथ घनत्व के मामले में 8वें नंबर पे। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम जो BSRTC, जिससे आप ट्रेवल करते हो सरकारी बस से, तो उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना हुई थी 1959 में। इस बार चूंकि रेल दुर्घटना हुआ है तो रेल वाले पॉइंट को मिस नहीं करना है, देख के जाना है अच्छे से। तो बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी थी, तो 3803 किलोमीटर। और बिहार का हिस्सा कितना है कुल रेल नेटवर्क में, तो 5.6%। देश का सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण कहाँ हो रहा है, ये देश का है, ठीक है, पहला और सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा हो रहा है, तो ये सारण में और छपरा में, ठीक है, सारण और छपरा में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर का निर्माण किया जा रहा है। जयप्रकाश गंगा पथ, जो कि दीघा ब्रिज है ना, जिसके नीचे मैरीन ड्राइव है, तो जो ये दीघा पथ है उसकी लंबाई कितनी है, तो 20.5 किलोमीटर। लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप बता दोगे जयप्रकाश नारायण पथ कहाँ है, तो पटना में है, जो कि दीघा से दीदारगंज तक के लिए जाता है। लेकिन इसकी लंबाई कितनी है, तो 20.5 किलोमीटर। कहाँ है, तो पटना में है। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है आप लोगों को, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करना। कल हमारा आर्थिक सर्वेक्षण भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 पार्ट में लेके आएंगे, 7 हम आज लेके आए हैं, 7 कल लेके आएंगे, ताकि आप देखो एक बारी में क्या हो कि आपका कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।